बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं एक मरतबा फिर सेहत कार्ड के हवाले से, और इसके हवाले से बहुत ही दिलचस्प इंकशाफात हैं जो होते चले जा रहे हैं। लाहौर में और पंजाब में जब हम बात करते हैं हल्की रिपोर्टिंग के हवाले से, तो मियाँ नवीद एक बहुत ही मुस्तनद नाम है। उनकी एक ख़बर रोज़नामा नई बात में नुमायाँ तौर पर शाया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि हुकूमत पंजाब ने सेहत कार्ड के ऊपर सिर्फ 16 हस्पताल हैं, सरकारी सिर्फ 16 हस्पताल हैं जिनको इजाज़त दी है कि वो वहाँ से शहरी इलाज करवा सकते हैं। ये एक इंतहाई दिलचस्प खबर है जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में 301 प्राइवेट हस्पताल हैं जहां पर आप जाकर सेहत कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर आप इलाज करवा सकते हैं। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो है अभी जनवरी में लाहौर से और उसके बाद मार्च में बाकी तमाम डिवीज़न में शुरू हो जाएगी, तो इसके बाद सरकारी अस्पताल वीरान होना शुरू हो जाएंगे, और जितना अब तक अरबों रुपए बल्कि खरबों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह होकर रह जाएगा। ये एक बड़ी एक अहम और संगीन सूरत हाल है, और इसमें जब हम अस्पतालों की तरफ देखते हैं, उनकी तादाद के हवाले से देखते हैं, तो हमारे सामने वहाँ पर भी दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं। डेरा गाजी खान जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपना ज़िला है, वहाँ पर जो अदाद-ओ-शुमार हैं और जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक 47 अस्पताल हैं जिनको सेहत कार्ड पर अलाउ किया गया है प्राइवेट, और लाहौर इसके मुकाबले में जो 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ पर 41 अस्पतालों को यहाँ पर इजाज़त दी गई है कि आप वहाँ पर सेहत कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आबादी का ज़रा कंपैरिजन कर देखें तो पता चलता है कि मुल्तान जो है वहाँ पर 31 अस्पताल, गुजरावाला 34 अस्पताल, फैसलाबाद भी 34 अस्पताल। यानी कि आप मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी इन जैसे शहरों को देखें तो वहाँ पर अस्पताल कितने हैं, और जो सिर्फ डेरा गाजी खान है वहाँ पर अस्पताल कितने हैं। अगरचे इसकी एक वजाहत ये भी की जाती है कि डेरा गाजी खान में 47 अस्पताल हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बेड्स की तादाद कम है, और लाहौर में अगरचे 41 अस्पताल है लेकिन वहाँ पर जो मौजूद बेड्स हैं वो ज़्यादा तादाद में दस्तयाब होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो एतराज़ किया जा रहा है, जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वो ये है कि इसके नतीजे में सरकारी अस्पताल जितने भी हैं वो वीरान हो जाएंगे, वहाँ पर लोग नहीं आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाएंगे लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए। और चूँकि हर किसी के पास उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर के अगेंस्ट पैसे मौजूद होंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हर वो बंदा जिसके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं वो और इलाज करवा सकता है उस रकम से, तो वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाएगा। वो ये समझेगा कि वहाँ पर उसको बेहतर इलाज मिल सकता है बजाय ये कि सरकारी अस्पतालों के। तो क्या ये एक साजिश है जिसके तहत सरकारी अस्पताल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनकी कोई ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाएगी, कोई इस्तेमाल ही बाकी नहीं रह जाएगा? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि क्या पंजाब में सरकारी अस्पताल ख़त्म किए जा रहे हैं, उनका इख्तिताम की जब हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद उनकी ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। हर शख्स को बेहतरीन सहूलियात मिल जाएंगी प्राइवेट हॉस्पिटल से, उसको किसी सरकारी अस्पताल में जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के और इन मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं इस सारी तकसीम को कि 301 प्राइवेट अस्पताल हैं, 16 सरकारी अस्पताल हैं सूबे भर में जो सेहत कार्ड पर रखे गए हैं? बहुत शुक्रिया रजब, आपने मुझे इन्वाइट किया। बात यह है कि अभी आप हॉस्पिटल की लिस्ट गिनवा रहे थे, दो क्वेश्चन राइज होते हैं। मुझे बताएं, ये जो PIC और PINS है न्यूरो साइंसेज का अस्पताल, ये क्यों शामिल किया गया है, जिना अस्पताल शामिल क्यों नहीं, इन मॉल क्यों शामिल किया गया है, शौकत खानम क्यों शामिल नहीं किया गया? ये क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं? सूरत हाल ये है कि नहीं। क्या ये बात अगर हम इसी तकसीम पर चले जाए, मैं सरकारी अस्पतालों के हवाले से PINS की और जो आपने जिना की बात की, मैं उस पर तो तबसरा नहीं कर सकता, जाहिर है कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक होगी, लेकिन जिना हॉस्पिटल ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि वो बहुत सारी मोटरवे से आने वाले, बहुत दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को पहला अस्पताल, बड़ा अस्पताल मिलता है। लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। मैंने वहाँ पर देखा भाई पेहरू, पत्तों की, और आप मोटरवे पे मुल्तान वाली साइड पे निकल जाए, ननकाना साहब वाली साइड पे निकल जाए, आप पिंडी वाली साइड पर निकल जाए, वहाँ से ही बड़े लोग आते हैं, वहाँ पर आते हैं। ठोकर से
करीब तरीन अस्पताल है, आपका सवाल ठीक है। लेकिन जो आपने शौकत खानम की बात की डॉक्टर साहब, जी। मुझे यहाँ पर बताइएगा, शरीफ मेडिकल सिटी इसमें शामिल है, शौकत खानम नहीं शामिल, ये मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं है। तो ये अच्छी बात है ना। नहीं, अच्छी बात। शरीफ मेडिकल सिटी शामिल है, देखिए। जो उनके हुकूमत के सियासी मुखालफीन का अस्पताल है, जी। वो शामिल है, वो वहां से अर्न करेगा सेहत कार्ड से। अच्छा, मैं शौकत खानम नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा एक और ये हम क्यूरीज उठा रहे हैं ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मुझे बताएं कि इसी कार्ड के अंदर जो पॉलिसी है, आप किसी गूगल कर वेब खोल लीजिए इसकी, ये कहते हैं कैलेमिटी को ये कवर नहीं करेगा, सही, एपिडेमिक को ये कवर नहीं करेगा, सही, कोई वबा आ गई ये कवर नहीं करेगा कार्ड, आउटडोर को ये कवर नहीं करेगा, नहीं करेगा, जदीद प्रोसीजर किसी को कवर नहीं करेगा, नहीं करेगा, आंखों की लेजर को ये कवर नहीं करेगा। सही। और होगा क्या इससे? सर, पूरी दुनिया में दांतों का इलाज और लेजर जो है जी। वो इंश्योरेंस में शामिल नहीं होती। बात ये नहीं है, मैं ये कहता हूं कि हमारा मुल्क, सेहत के दो कंसेप्ट हैं नजम, एक है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक है ये ट्रेड है। मेरे साथ आप ट्रेड कर लीजिए, मेरी जेब में पैसे डाल दीजिए। अगर इंश्योरेंस है तो फिर ये ट्रेड है, जी, अगर इंश्योरेंस है ट्रेड तो है। ये ट्रेड है। और ट्रेड के साथ एक कंसेप्ट और मैं ऐड करूंगा, इट्स अ प्लान्ड प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि इस वक्त स्टेट की आईनी तौर के ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए आप, एजुकेशन एंड हेल्थ ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाकायदा एक डिजाइन के तहत ये हाथ उठा रही है इसके ऊपर। मैं आपके सामने एक फैक्ट रख देता हूं, इन्होंने कहा जी 440 बिलियन रुपीस इन्होंने 3 साल में देने हैं। जी हाँ, आप अपनी पूरी जीडीपी कलेक्ट करके, गवर्नमेंट कहती है हमारी जीडीपी है 480 बिलियन डॉलर, 280 बिलियन डॉलर, सही, इसको 180 एक्सचेंज रेट से जरा दे लीजिए, ये बनता है तकरीबन 50,000 से बिलियन डॉलर से पैसे बन जाते ज्यादा। आपका कर्जा इससे बढ़ चुका है, ठीक है, आपकी जीडीपी से कर्जा आपका बढ़ चुका है, सही। आपने वो डेट रिटायर करना है। सही, मुझे नहीं समझ आ रही है पैसे कहां से आने हैं, हुआ क्या है, अब मैं आपको बताने लगा हूं। ये मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, ठीक। आपकी खबर छपी तो मैंने देखा, अस्पतालों को बजट मिलते थे 3 क्वार्टर्स के अंदर, ठीक, ड्रास्टिक कट लग गया अस्पतालों के बजट के ऊपर, ठीक, जो सरकारी अस्पताल थे उनके ऊपर कट लग गया। ठीक, अब उसके अंदर 3 किस्म के लायबिलिटीज, पेंडिंग लायबिलिटीज पड़ी हुई है अस्पतालों के अंदर। वेंडर फार्मास जिन्होंने दवाइयां दी हुई हैं, जैनिटोरियल सर्विसेज जिन्होंने सफाइयां सफाइयां की हुई हैं, सही, क्योंकि आपने आउटसोर्स कर दी ना, हर चीज बेच दी आपने। सही, उसके बाद सिक्योरिटी आपने आउटसोर्स कर दी। इन तमाम की पेंडिंग लायबिलिटीज पड़ी हुई है हर अस्पताल के ऊपर, आप कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, अब वो बंदे फंस गए, आपने जो देना था वो आप पब्लिक को देंगे नहीं। कॉन्सेप्ट 2 है हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये असिस्टेंस होनी चाहिए, असिस्टेंस के अंदर स्टेट देती है। दूसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, आप प्रीमियम दे रहे हैं। मैं आप देखें ना, कॉम्प्रिहेंसिव आप कवरेज करते हैं, डिजीज और हेल्थ दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट है नहीं। आप ये समझते हैं कि जो हेल्थ कार्ड है ये अवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। मैं जब आप आउटडोर नहीं जा सकेंगे, जब तक आप दाखिल नहीं होंगे अस्पताल के अंदर, ये आपको कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नजम भाई, ये एक प्राइवेट जो ठेकेदार निजाम है ना, उसको नवाजने का एक तरीका नजर आ रहा है मुझे। आप मुझे बताएं, आपके पास ये कौन सा मसला था कि आप प्रैक्टिस को रेगुलेट कर दीजिए। ये मेरा अस्पताल खड़ा है, दाता दरबार है गरीब आदमी का, आपने वहां पर ये फैसिलिटी देनी है तो वहां पे एक अलग ब्लॉक बना दीजिए, जिसको करना है आपने किया क्या है कि अब देखें, इनमोल के अंदर सरकारी है ना, तकरीबन सरकारी है, 80% ये करेगा। आपने इनमोल को तो कार्ड डाल दिया कार्ड के ऊपर। शौकत खानम में यही करता है कैंसर अस्पताल, वो फारग है। अगर शौकत खानम डाल दिया जाता, आप कहते फायदा उठा रही है सरकार, हुकूमत फायदा उठा रही है। मैं आपने अभी ये डेमोग्राफी बताई है, आपने शहरों की डेमोग्राफी बताई है। जब इस डेमोग्राफी के अंदर मुझे बताएं, बीमार बंदा, डिजीज और हेल्थ, ये एक नहीं, आप क्या समझते हैं शौकत खानम को डालना ना डालना अच्छी बात है बुरी बात है? ये छोटा सा बुरी बात है, उसको आना चाहिए भी कार्ड के अंदर, आना चाहिए, आना चाहिए कार्ड के, क्यों नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए। फिर अगर कार्ड है तो फिर आप बताएं जी, आज के बाद स्टेट ने सिर्फ कारोबार से कमर्शलाइजेशन करनी है, कार्ड होगा। कार्ड क्या है, अब देखिए, अगर आप सबको दे रहे हैं तो मेरा तो शनाख्ती कार्ड मेरा कार्ड है,
तो फिर आप कार्ड के ऊपर प्रोक्योरमेंट करेंगे, आप क्यों करेंगे आप? बिल्कुल सही। मियाँ नवीद साहब जो कि सीनियर साफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवीद साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इस वक्त जब हम ये बात करते हैं कि लाहौर से 3, मुल्तान और फैसलाबाद से एक सरकारी अस्पताल इसमें शामिल किए गए हैं और डेरा गाजी खान जवान पर सबसे ज़्यादा अस्पताल शामिल किए गए, इसको किस तरह देखते हैं आप? अब देखिए, मेरा तो इसमें जब देखें, एक तो साफ नज़र आ रहा है लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी है, 41 अस्पताल है वहाँ, 43 या 47 जितने अभी बताया आपने। जी हाँ, 47। मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि इनकी इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? मुझे तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्लियर नहीं ना। आपको नहीं पता इसका? मुझे नहीं पता कि कोई गवर्नमेंट ने वाज़ेह नहीं किया? हेल्थ केयर कमीशन के उन्होंने एक लाइसेंस पकड़ा हुआ है कि दिस फैसिलिटी इज रजिस्टर्ड विद हेल्थ केयर कमीशन। लाइसेंस उनके पास 90% के पास नहीं है। उनके पास कौन सा पैकेज है, कौन सी फैसिलिटीज है, कुछ पता नहीं। एक वही ह्यूमन रिसोर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अगर सरकारी भी काम कर रहा है, प्राइवेट भी काम कर रहा है, मुझे पता है वो सरकारी वाला मरीज उठा के नहीं लेके जाएगा उधर। लेके जाएगा प्राइवेट सेक्टर जो है उसको फायदा पहुंचेगा इससे। जी बिल्कुल, ये ऑन द ग्राउंड है। प्राइवेट सेक्टर को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं और आप गला घूट के। डॉक्टर साहब, इसके अंदर सरमायाकारी आएगी, इसके नतीजे में अस्पताल बनेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे, वहाँ पर डॉक्टरों को जॉब्स मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट होगी और गवर्नमेंट के सर पे एक जो आप बार बार लोगों को कहते हैं कि जी आप सरकारी स्तर में लोग कहते हैं कि हम जाते हैं और वहाँ पर हमें इलाज नहीं मिलता, वो सारी शिकायत रफा हो जाएंगी इसके नतीजे में। रजत भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वैक्सीनेशन शुरू किया, आपने 2 सेंटर्स थे, एक स्टैटिक थे जी, एक स्टैटिक सेंटर थे, एक आपने ये कंपेन शुरू की जी, कंपेन शुरू की आपने स्टैटिक सेंटर खत्म किए, आज तक पोलियो खत्म नहीं कर सके आप। स्टैटिक सेंटर बनने चाहिए, आपकी एग्जिस्टिंग पब्लिक जो सेक्टर है हॉस्पिटल, ये नए भी बनने चाहिए और इनको आगे एक्सपैंड भी करना चाहिए। आप इनका गला काट के प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करेंगे तो वो गलत है। अगर मैं एक शहरी के तौर पे डॉक्टर साहब, मैं फील करता हूँ कि मैं जाता हूँ सरकारी अस्पताल में जाता हूँ और वहाँ पर मुझे इलाज नहीं मिलता, वहाँ पे अद्वियात नहीं मिलती, मुझे वहाँ पर केयर नहीं मिलती, मुझे डॉक्टर अच्छी तरह बात नहीं करते, उसकी निस्बत मेरी जेब में पैसे हैं, मुझे हुकूमत ने कार्ड दिया हुआ है, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे इलाज भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, पैसे उधर से कट जाते हैं मेरे, मैं फ़ायदे में नहीं हूँ, ये आवाम का फ़ायदा नहीं है। देखें ये मिथ है, ये मिथ है। पहले मैं आपको बताऊं कि बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट इन प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, ये सरकारी में है। सरकारी में बेहतरीन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आप ये काम कीजिए ना, मैं कहता हूं जी, आप एक लाइन लगा दीजिए कि ये प्राइवेट सेक्टर, सरकारी बंदा प्राइवेट सेक्टर से नहीं करेगा, प्राइवेट वाला उधर नहीं करेगा। आप इसको स्ट्रेंथन कीजिए। मैं कहता हूं हेल्थ कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। अगले 3 बरसों में जी, 2 बरसों में जी, अगले 2 से 3 बरसों में हर बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश होगा, क्योंकि वो उसकी जेब में 10 लाख रुपए होंगे, वो जाके इलाज करवा रहा होगा अपना। आप जरा कैलकुलेट किसी वक्त कीजिएगा, आपको गिवन फैसिलिटीज को प्लॉट कर लीजिए, उनकी अपनी जो पैकेज को प्लॉट, 5% पॉपुलेशन सिर्फ इससे कैटर होगी जी, सिर्फ 5%, जिन प्रीमियम सबको जाएगा। और अभी ये भी स्कैंडल निकलेगा कि एक ही इदारे की इतनी इंश्योरेंस कंपनीज है, आपने स्टेट लाइफ को ये सब कुछ क्यों दिया हुआ है? ये भी तो बात निकलेगी। स्टेट लाइफ सरकारी इदारा है, देखें इसके मान लिया तो फिर सरकारी इदारा है। तो फिर प्राइवेट आपने अपनी चॉइस के क्यों रखे हैं बीच में? हॉस्पिटल्स जी, उनका क्राइटेरिया क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो ऐसे, ये तो ऐसे लगता है ना कि हमने हर चीज पे एतराज करना है कि हमने स्टेट लाइफ को आपने क्यों दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा क्वेश्चन वो तो एक सप्लीमेंट्री बात आई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के है, अस्पताल को स्क्वीज करके आप प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। आप उसका गला घोट रहे हैं पब्लिक सेक्टर का। फर्ज करें कि पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाता है जी, थोड़े अरसे बाद, जी, उसकी जगह पे बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाते हैं, जी, जी। जो जिन पे जाके हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए अपना इलाज करवा रहे हैं, क्या बुरा है? हेल्थ इंश्योरेंस उसको देखें, आज तो गवर्नमेंट देगी प्रीमियम। जी हाँ, आज मेरा प्रीमियम 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपया आज गवर्नमेंट दे रही है। कल गवर्नमेंट कहती है कि प्रीमियम भाई मेरे पास तो है नहीं, मेरा तो कर्जा ही पूरा नहीं हो रहा, तो प्रीमियम का लाभ खुद दें, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन ना होगी।
ये खदशा आप जाहिर कर रहे हैं, मैं ये बड़ा कैंडिड assume है, कर रहे हैं, आपके पास कैलकुलेटेड है ये ये काम। नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि ये जो है बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी, आम आदमी महरूम हो जाएगा। सर यहाँ पर किसी को आप पब्लिक सेक्टर को एक्सक्यूज करते जाएंगे, आप एक टॉफी दिखा के आप उसको पीछे लग जाए कौन, जब शिफ्ट होना शुरू हो गए उसके बाद प्रीमियम कौन देगा? अगर कोई और सरकार आती है वो प्रीमियम देने से वो कहते हैं इनकार हमारे कर पास देते है हैं। ही नहीं, हम कहाँ से premium पैसे का जाहिर है सैकड़ों अरब रुपए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। वो उन खतरात की निशानदेही कर रहे थे कि जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से अस्पतालों की यहाँ पर एक लिस्ट सामने आई है, इसमें डेरा गाजी खान के 47 अस्पताल और लाहौर के 41 अस्पताल, इसकी समझ नहीं आती। अगरचा इसका जवाब ये दिया जाता है कि बेड्स जो हैं उधर ज़्यादा हैं, लाहौर में ज़्यादा हैं, अवेलेबल ज़्यादा हैं, तो ये एक जस्टिफाई उसको करते हैं, लेकिन अस्पतालों की तादाद की समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि अब तो हुकूमत जो है यहाँ पर प्रीमियम दे रही है, और इस वक्त सरकारी अस्पताल जिनकी वेंडर्स, जिनकी जेनिटोरियल सर्विसेज, जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी बहुत सारी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। मियां नवीद अपनी स्टोरी में बता रहे थे कि यहाँ पर कैंसर के पेशेंट को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, उनकी मेडिसिन को शामिल नहीं किया जा रहा, ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं। सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, उनको फंड्स नहीं मिलेंगे। इतना पैसा जब आप इंश्योरेंस के जरिए पे कर देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद होंगे, खुदा न खास्ता साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद अचानक आप बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर क्या होगा? सब कुछ बैठ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर मेरा ख्याल है कि कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते, असम्बलियों को बहस करनी चाहिए, अरकान असम्बली को बहस करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को बहस करनी चाहिए, इस पर सेमिनार होने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अरबों और खरबों रुपए के हमारे अस्पताल हमारे एहसास से यूँ तबाह नहीं होने चाहिए। इस पर गौर कीजिए, ये दरख्वास्त है। मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो एक और इशू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करें एक और अहम इशू के हवाले से, और वो इशू ये है कि इस्लामाबाद में हमारे उस्ताद जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज इस बात पर कर रहे हैं कि मेयर के मातहत तालीमी इदारों को क्यों किया जा रहा है। बलदाती इदारों के मातहत करना जो है वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ एक जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, ख़ासतौर बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं 5-10 पढ़े हुए, कहते हैं जो उनके मातहत करना जो है बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। और जब मैंने पंजाब के कानून को चेक किया तो उसका जो ड्राफ्ट आया था उसमें भी ये चीज़ थी कि जितने मेयर होंगे, जो बल्दियाती सरबराह होंगे, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो एजुकेशन की कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगी एजुकेशन की, उसके सरबराह होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के अंदर, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर भी जितनी हमारे स्कूल्स होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, उसका मेयर जो है वो उसका सरबराह होगा। तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब सवाल इससे ये पैदा हो गया कि क्या तालीमी इदारों को बल्दियाती इदारों और मेयरों के मातहत करना दुरुस्त अमल है या नहीं है। इसका एक जो हम बहस करते हैं तो एक जवाब ये सामने आता है कि पूरी दुनिया बल्दियाती इदारों को और जमहूरियत को, चूँकि ये बुनियादी जमहूरियत है, इसको अहमियत देती है और उनको इज़्ज़त देती है, और सरकारी इदारों की सरबराही जो है उन पर नज़र रखना, उनकी निगरानी करना, वो मुंतखब नुमाइंदगान का आइनी कानूनी जमहूरी हक़ है। ये एक मौक़िफ़ आता है। दूसरा ये मौक़िफ़ आ जाता है कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये आला पढ़े लिखे उस्ताद कराम होते हैं, ये गली मोहल्लों से अनपढ़ लोग मुंतखब होकर आ जाते हैं, उनके मातहत कर देना, फिर वो सियासी मदाखलत होगी, वो अपने बच्चे दाखिल कराने, टीचर्स का ये करना वो करना, ट्रांसफ़र, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो इसके अंदर जो है मुदाखलत करेंगे सिस्टम के अंदर, और उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है मुतासर होगी। तो फिर क्या उस्ताद जो है ये भी सवाल किया जा रहा है कि चूँकि इसके ज़रिए ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात पर भी ज़द पड़ती है, सियासी नुमाइंदे अंदर आते हैं, तो क्या उस्ताद ब्यूरोक्रेसी के कहने पर, क्योंकि बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है उनका, उससे ये एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। ऊपर से मरीम नवाज़ साहिबा का एक ट्वीट भी आ गया जिसमें उन्होंने उस्ताद की
हमायत की है, यानी उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात देने की मुखालफत की है। वोट को इज़्ज़त देनी है, जमहूरियत को इज़्ज़त देनी है, लेकिन जहाँ बल्दियाती इदारों को और जमहूरियत को और आम नुमाइंदगान को इख्तियारात मिलने हैं उसकी मुखालफत कर देनी है। ये इसको भी समझने की ज़रूरत है, ये क्या सूरत हाल है। काशिफ शहजाद चोई साहब सूबाई सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। काशिफ साहब, क्या तालीमी इदारों को बल्दियाती इदारों को के या मेयरों के मातहत कर देना ये दुरुस्त अमल है? नहीं है? नजम भाई, इस सिलसिले में मैं इब्तदा यहाँ से करूँगा कि अगर आप देखें पिछले प्रीवियसली, आप भी जानते हैं जो बड़े मशहूर थे लाल स्कूल्स के नाम से, जी जी, और कॉरपोरेशन के स्कूल थे, कॉरपोरेशन के स्कूल थे, और उनको कुछ ऐसे गलत नामों से भी पुकारा जाता था कि वो मैं यहाँ बैठ के नहीं ले सकता। तो उनके हालात, वो बल्दियात के अंडर थे, उनको पिछली गवर्नमेंट ने उठा के तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर किया, उनके मुलाजमीन को अंडर किया। उन लोगों को अभी तक ये मसाइल हैं, उन असातिज़ा को मसाइल हैं कि उनको अभी तक स्टिल बल्दियात का महकमा अपने हिस्से का शेयर पेंशन का नहीं दे रहा। सही, ये मसाइल आ रहे हैं, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही, वापस जब भी नहीं मिल रही। अब वापस जब गए हैं वो तो उनको नहीं मिल रहे, उनको पेंशन की प्रॉब्लम नहीं, जब उनको गवर्नमेंट में शामिल किया गया था। सही। तो अच्छा, ये दो चीजें अच्छा, यहाँ पर दो चीजें होगी, मैं इस सवाल को और ज्यादा एलिब्रेट कर देता हूँ आपके सामने कि मुलाजमीन बल्दियात के मुलाजमीन हो जाएं और वो मेयर के ताबे मुलाजमीन हो जाएं, ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। वो सूबाई मुलाजमीन ना रहें, महकमा तालीम के मुलाजमीन ना रहें, वो बल्दिया के मुलाजमीन हो जाएं, ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन एक एजुकेशन अथॉरिटी बना के मेयर को उसका सरबराह बना दिया जाए और वो निगरानी करे, वो सवाल जवाब करे, वो पूछे, वो एहतसाब करे, क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदा उस डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा वोट लेके मुंतखब होगा। ये दूसरी सूरत हाल है। इन दोनों को किस तरह देखते हैं आप? असल में इसके ऊपर, ये पूछने के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं है। अगर आप स्कूल एजुकेशन की टीम देखें ना, नीचे से अफसरान की एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जिन्होंने ये मॉनिटर करने होते हैं स्कूलों को, और चेक करना होता है, और असातिज़ा की परफॉर्मेंस को भी चेक करना होता है। सही। और लेकिन इतराज़ात इन बातों पे आते हैं कि जब आप जो पिछला प्रीवियस एक्सपीरियंस था जो कई सालों से चलता रहा, वो असातिज़ा किराम अब हमारी आंखों के सामने रुल रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही। और इसी तरह से मैं तो समझता हूँ कि ये निजकारी की तरफ एक कदम है। उसकी वजह क्या है कि जो ये यहाँ इख्तियारात, जो ये मेरे सामने कॉपी पड़ी है उसकी, इख्तियारात जो ये मेयर को देना चाह रहे हैं और उसकी जो बाकी टीम होगी अथॉरिटी को देना चाह रहे हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकता है, बेच भी सकता है। और इसी तरह से अगर आप ये देखें कि वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो भी इस्तेमाल चाहे वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं किसी की मर्जी होगी, आपको पता है कि चलो अच्छा, बड़े शहरों को छोड़ दें। आप ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आप जवाब दे सकते हैं, मेयर को नहीं दे सकते? नहीं, मेयर को जवाब देने वाली बात नहीं है। जब मेयर होगा तो ऑटोमेटिकली वो जवाबदेही वाले तो आ जाते हैं पूछने, उससे तो इशू नहीं है कोई। इशू ये है कि ये जो बेचने का जो कह रहे हैं, ये हेल्थ में भी इशू आ रहा है, अस्पतालों में भी जो आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना रहे हैं उसमें इशू आ रहा है। ये इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ एक बात और ऐड कर दूं कि इसके ऊपर ऑलरेडी जब ये पिछले दौरे हुकूमत में भी अथॉरिटीज़ बनाई गई थी, जिनके ऊपर हमारा अभी तक स्टिल स्टे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के ऊपर, तो ये काम अब दोबारा से उसी को थोड़ा बहुत तबदीली करके उसको फ्रेम करके निगरानी से, आपको निगरानी से एतराज नहीं है, लेकिन निगरानी से हमें मॉनिटरिंग दे दें, आपको कोई एतराज, लेकिन आप मुलाजमत जो है, लेकिन जब मुलाजमत को शिफ्ट करना, और जब आप क्या मुलाजमत शिफ्ट की जा रही है, जब आप क्या कहते हैं उसको, कि ये प्रॉपर्टीज जब आप उनके इख्तियार में दे देंगे, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीचर्स रखने का इख्तियार दे देंगे, वहाँ आप बड़े शहरों के अंदर तो शायद उस तरह से इंटरफेरेंस ना हो सके, लेकिन छोटे इलाकों के जो मसाइल हैं, छोटे शहरों के मसाइल हैं, गांव वगैरह के मसाइल हैं, आपको पता है वहाँ किस किस तरह के मसाइल, खासतौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करने के लिए, इस पर ख़वातीन के हवाले से भी अब सियासी नुमाइंदे तंग कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं, अफसर नहीं छेड़ते। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब जो कि मेयर हैं लाहौर के, आखिरी दिन है इनके, लेकिन सिस्टम को समझते हैं, नए कानून को भी देखा हुआ, उस इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। खैर साहब, ये तालीमी इदारों को बल्दियाती इदारों और मेयरों के ताबे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए? देखिए जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जो मुझे अंदाजा हुआ है, ये एजुकेशन अथॉरिटी जो पहले बनी हुई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, ये उसी तरह की अथॉरिटी ही चलेंगी। इसको सिर्फ जो मेयर है जी, उसका नुमाइंदा या खुद मेयर इस अथॉरिटी का चेयरमैन हो सकता है। फंक्शन जो है वो उसी तरह होगा। और जहां तक ये है कि जी इसको दे दिया जाएगा म्यूनिसिपल कमेटीज के पास या बल्दियाती इदारों के पास,
तो मैं अगर अपनी सोच से आपको ये बताऊं कि जो मेयर एज ए चेयरमैन होगा एजुकेशन अथॉरिटी का, वो सिर्फ एक बोर्ड होगा या एक टीम बन जाएगी जो कि ओकेजनली उसकी प्रोग्रेस को चेक किया करेगी। सही। और दूसरी जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि जितने हमारे नेबरहुड काउंसिल्स के जो चेयरमैन होंगे, उनके इलाके में जो एमसी प्राइमरी या एमसी सेकेंडरी या एमसी हाई स्कूल होंगे, वो उसको मॉनिटर करें और वो अपने तौर पर उसको मॉनिटर करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको वो समझें और उसके मुताबिक वो उनको हल करें, बिकॉज दे विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू दी अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी एंड टू द मेयर ऑफिस। सही। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक बेहतर हो जाएगा मसला इसको चलाने का, जहां तक कि एजुकेशन का ताल्लुक है। उसके मुताबिक उसके बाद ये है कि जो जैसे ये दूसरे साहब फरमा रहे थे कि इनके होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर जो कुछ 10-12 स्कूलों के जिम्मेदार होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा। अच्छा सर, आप सिंपल सा जवाब, आप बिल्कुल सादा जवाब, बल्दियाती मेयर्स को चेयरमैन होना चाहिए उस अथॉरिटी का, नहीं होना चाहिए, स्कूलों को मातहत होना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, मैं तो कहता हूं कि करनी चाहिए। और दूसरा इनका पॉइंट जो है ना वो बड़ा वैलिड है जी। पेंशन, देखें पेंशन कंट्रीब्यूशन जो होती है वो हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में से ऑटोमेटिकली कटती रहती है। वो बड़ा इशू बना रहा है जी पहले बल्दियाती मुलाजिमीन का। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इसमें क्या मुलाजमीन को बल्दिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, बल्दियात का मुलाजिम कर दिया जाए, या सिर्फ निगरानी रखी जाए? ये सिर्फ निगरानी रखी जाए। और इनका जो अगला पॉइंट है ना जिसका इनको कंसर्न है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी होगी ना, उसकी जो सैलरीज वगैरह होंगी वो अगर कर दी जाए कारपोरेशन का जो एक फाइनेंस का शोबा है उसके तहत, तो वहां से इनको सैलरी जाती जाए और गवर्नमेंट इनको ग्रांट भेजी जाएगी। वो पुराना एक रूटीन का ये तो एक टेक्निकल इशू है जी। मैं बिल्कुल एक बुनियादी बात करना चाह रहा था। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने साजदा की हमायत की और बुल्दियाती नुमाइंदों को ये इख्तियार देने की मुखालफत की है। आपकी पार्टी की कायद हैं, लीडर हैं, कैरिस्मेटिक लीडर हैं, इस वक्त कहते हैं क्राउड पुलर हैं, वो मुखालफत कर रही हैं इस चीज़ की। मुखालफत देखें इसको, मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो कानून है वो असेंबली में गया और वो कमेटी के पास चला गया, और आज हम गए हुए थे उसकी जो है ना अल्ट्रा वायरिस हो गया सेक्शन 3 और 71, और उस पर 26 भी ऑब्जेक्शनेबल है, 62 भी ऑब्जेक्शनेबल है। पहली बात तो यह है कि आज जज साहब ने फरमाया था कि पता नहीं ये भी कानून आपका रहता है या नहीं रहता, क्योंकि 2019 नहीं सर, कानून रहता है या नहीं रहता, मैं तो एक बिल्कुल बुनियादी एक प्रिंसिपल की, असूल की बात कर रहा हूं कि स्कूलों के अंदर आप जो फरमा रहे हैं कि निगरानी होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए, मेयर्स का इख्तियार होना चाहिए, जमहूरियत है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, डिस्ट्रिक्ट मेयर अब तो बाकायदा मुंतखब होकर वोटों से, डायरेक्ट वोटों से आएगा। दूसरी तरफ आपकी पार्टी की जो लीडर हैं वो कहती हैं कि नहीं, उसासा ठीक कह रहे हैं, इनको मातहत नहीं करना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी पॉलिसी है क्या। असातिज़ा क्या कह रहे हैं, पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है वो इस वक्त कमिश्नर उसका बॉस है या डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा होगा मेयर, वो इसका इंचार्ज हो जाएगा और इसके इंतजामात को देखेगा। जो दूसरा बड़ा ऑब्जेक्शन मुझे इनकी बात से समझ लगी है वो ये है कि इनकी सैलरीज और पेंशन का मसला है जी, उस मसले को एमिकेबली हल किया जा सकता है। बिल्कुल हल किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ आप मुझे समझा रहे हैं वो अपनी पार्टी को भी समझाएं, अपनी लीडर को भी समझाएं, उनको बताएं कि ये इस तरह की सारी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया करने साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। इसको काजी साहब कंक्लूड कीजिएगा, ये क्या एक सिस्टम जो बनाया जाए, एक आइडियल सिस्टम क्या हो? अच्छा, इसके अंदर जो है ना उसमें जो पावर्स उसकी लिखी हुई हैं कि वो मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखेंगे, वहाँ से फाइनेंस से वो डायरेक्ट बजट लेंगे, बजट वो खुद एलोकेट करेंगे, तो उसी के ऊपर सारे ऑब्जेक्शंस हैं। मॉनिटरिंग के ऊपर तो किसी को इतराज़ नहीं है, स्कूलों के ऊपर मॉनिटरिंग करने आना है, पहले भी हमारे अफसरान करते हैं सेक्रेटरी लेवल तक, और उसके बाद अभी भी मिनिस्टर्स और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अभी भी मॉनिटरिंग के लिए आते हैं, वो अपने अपने इलाकों में भी स्कूलों में जाते हैं। इसके ऊपर तो किसी को इतराज़ नहीं है, सिर्फ अगर मॉनिटरिंग की हद तक हो तो। लेकिन जो बाकी मामला कर देना, तनख्वाह का ढांचा तब्दील कर देना, आपको जो मुलाजमीन जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको आप उठा के अगर बल्दियात के मातहत कर देंगे,
और इसी तरह से उनकी तनख्वाहों और सैलरीज का मसला होगा। इसी को सिंध के अंदर देखें तो सिंध गवर्नमेंट ने अब बल्दियात से लेके सिंध गवर्नमेंट के पास ले रही है वो इदारों को, और उसके ऊपर वहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ एहतजाज कर रही हैं। और यहाँ पंजाब में उल्टा काम चल रहा है कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हैं और हमेशा से गवर्नमेंट के पास हैं, और वहाँ हम जो है इनको उठा के दोबारा जो है वो मेयर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ शहजाद साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके साथ मेयर लाहौर थे, वो भी इसकी वजाहत कर रहे थे कि ये सारा सिस्टम क्या चीज़ है और किस तरह ये आगे होने जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि टीचर्स जो हैं उनको माजी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब बल्दियात के स्कूल थे, हम उनको कॉरपोरेशन के स्कूल कहा जाते हैं, और बाद इस्लाम में ये स्कूल बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी रहे हैं और बल्दिया के स्कूल रहे हैं। लेकिन जब वो ख़त्म किए गए और फिर उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले उनकी जो पेंशन थी कई माह तक रोकी गई, बुज़ुर्ग टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स जो है परेशान होते रहे, तो ये मसाइल पैदा होते रहे। यहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि अगर आप पूरा सिस्टम तब्दील कर रहे हैं, आप एक मरतबा फिर उनको जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनको बल्दिया के मुलाजमीन कर रहे हैं, तनख्वाहों का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा क्योस पैदा होगा इसके नतीजे में। लेकिन अगर आप निगरानी दे रहे हैं तो साज़ा कराम कहते हैं कि उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप निगरानी दे सकते हैं। इस पर भी मैं समझता हूँ डिबेट होनी चाहिए, इस सिस्टम को देखा जाना चाहिए, और जो ज़्यादा मौसर तरीके से, एक पहली बात कि जमहूरियत को बालादस्त होना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को बालादस्त होना चाहिए, उनको निगरानी का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको किस तरह आपने चलाना है, फाइनेंस को किस तरह चलाना है, इसको भी देखा जाना चाहिए कि टीचर्स के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। मज़ीद बात करेंगे एक और इशू पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने 7 सरकारी अफसरान को तारीफ़ी इसनाद जारी किए, और इस तरह पता चल गया है कि वो कौन से अफसरान हैं जो इस वक्त हुकूमत की नज़र में और वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की नज़र में काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। मेरे पास तमाम जो अफसरान हैं उनकी एक लिस्ट मौजूद है, जिसमें कैपिटल मार्केट वाले भी हैं, मॉडल बाज़ार वाले भी हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले भी हैं, कायद आज़म सोलर पार्क वाले भी हैं। लेकिन मैं 2-3 लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था कि इनमें DG LDA भी हमारे शामिल हैं, जो कि अहमद अजीज़ तारण है, और उनको भी तारीफ़ की गई। अगर उनकी तारीफ़ की जा रही है तो फिर लाहौर में जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो जितना डिले का शिकार है उसका ज़िम्मेदार कौन है। लाहौर में जो सफाई की सूरत हाल बुरी है उसके बारे में कॉरपोरेशन की तरफ चले जाएंगे, वासा के मामलात हैं, बाकी चीज़ें हैं। वाकई अगर बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है तो ये फिर सारी की सारी चीज़ें, अभी आप शाहकाम की तरफ चले जाएँ, बड़ी मुश्किल से अभी ये गुलाब देवी वाले पे डेट आई है कि आप उसका जाके इफ्तिताह करेंगे। कामरान लशारी साहब जी, और हर दौर में ही वो बड़े अफसानवी किरदार रहे हैं, मैं ख़ुद उनसे बड़ा मुतासिर। लेकिन अगर वो इतनी टैलेंटेड हैं तो अंदरूनी शहर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, शालमी से लेके किसी भी जगह पे, वहाँ पे आप अंदरूनी शहर के मसाइल देखें। मैं आपको यकीन करें, मैं उनके हवाले से कहता हूँ कि शाही इमाम और उसकी गुजरगाह को आप एक तरफ रहने दें, वही हमें बार बार दिखाए जाते हैं। जितना गंद है वहाँ पे, जो शाही किले का हाल है, बुरा हाल है, हर चीज़ उन्होंने बंद की हुई है। पता नहीं किस तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस है, किस तरह ये है। इसी तरह मुजाहिद शेरदिल साहब, साबिक चीफ सेक्रेटरी AZ के शेरदिल के साहबजादे हैं, उनको भी दिया गया। मुझे नहीं पता कि उनकी कारकर्दगी क्या है। तो इस पर ना वज़ीर आला के जो सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, इन पर अफसरान वो एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, फ़ोन कर करके कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की परफॉर्मेंस पे जारी किए गए हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं। तो इन्हीं चहमगोइयों को, इन्हीं सरगोशियों को और इन्हीं मजाक को जानने के लिए मैंने यहाँ पर ब्यूरो चीफ लाहौर रंग, नई बात और न्यू TV लाहौर याद शुजा, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें यहाँ पर दावत दी। ये वज़ीर आला की नज़र में जो अच्छे अफसरान हैं, ये क्या खसूसियत थी, किस तरह सेलेक्ट किए गए, क्योंकि बाकी लोग जो है मुँह देखते रह गए हैं, बातें कर रहे हैं इस वक्त। नजम साहब, ये अभी तक 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस हुकूमत को, और काफ़ी लंबा अरसा मुझे भी जर्नलिज्म में हो गया, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई क्राइटेरिया क्या है। कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन अच्छा काम नहीं कर रहा। ये मुमासलत रखता है थोड़ा सा, जैसे पुराने अदवार हमारे गुजरे हैं तारीखी, कि जिस पे साहब बहादुर का दिल आ गया, खुश हो गए तो उसको खिलत फ़ाखरा से नवाज दिया। जैसे कि आपने खुद बताया कि LDA के तरक्याती कामों का आपके सामने ही है हाल लाहौर में, कि कितनी स्लो स्पीड से हमने बिल्कुल मार्केट मर के बना, जी और अभी बाद में भी उसका जो पानी का निकास था अभी तक नहीं हो सका। इसके साथ साथ हमें वो तरक्याती काम भी याद हैं जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, आप उन पर जितनी मर्जी तनकीद करें, आप उनके ऊपर केसेस भी करें, आप उनको गिरफ्तार भी करें, लेकिन उनकी स्पीड
वो किस स्पीड से हो रहे थे वो हमें याद है कि वो कितनी, यानी कि एक तरक्याती काम का किस तरह, यानी कि 3-3 शिफ्टों में काम होता था। अगर तो डीजी एलडीए को आप दे रहे हैं, डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को दे रहे हैं कि डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की क्या कारकर्दगी है, सिर्फ उन्होंने 2 वो मॉन्यूमेंट्स बनाकर वो उनको सेल आउट कर रहे हैं, बाकी पूरा अंदरून शाही हमाम और गुजरगाह मैं बस। उसके अलावा मुझे कुछ वहाँ पर अंदरूनी शहर जो हाल है ना हुआ मैंने वहाँ पर जाके ताजरों के साथ, मैं पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के ताजरों के नाम दे सकता हूँ, आप मैं अपने प्रोग्राम दिखा सकता हूँ। वहाँ पे जो आजम क्लॉथ मार्केट है, शालमी है, वहाँ पे जो हाल हुआ है बेड़ा गर्क हुआ है वो पूरे के पूरे अंदरून लाहौर का। जी बिल्कुल यही, और इसके साथ साथ दीगर जो जैसे कायद-ए-आज़म सोलर पावर के सीईओ को दिया गया, क्या उन्होंने उसको इन्हांस किया, उसकी कैपेसिटी को, जो बिजली पैदावार थी उसमें क्या उन्होंने ऐसा काम किया, हमें बिल्कुल इल्म नहीं है कि जो आज जो प्रेसिस जारी की उसके साथ साथ कोई साथ जारी किया जाता है ना कि इस वजह पे इस तरह का कोई जारी नहीं किया गया, बस इतना कि वज़ीर आला साहब खुश हुए और उन्होंने इस तरह उनके सेक्रेटरी जो है आमिर जान साहब, उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए। अब जिनको जारी किए गए उनमें एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं नूरुल अमीन मेंगल, जो डीजी फूड अथॉरिटी भी रहे, और बीइंग डीजी फूड अथॉरिटी उन्होंने काफ़ी बड़े फैसले भी किए, बड़े बड़े ग्रुप्स को हाथ डाला। उनकी वैसे भी रिप्यूट यानी कोई इतने बुरे ऑफिसर की नहीं है। उनको क्यों किया गया वो आपके सामने है कि वो शायद गवर्नमेंट को नूरुल अमीन मेंगल को दिया गया सर्टिफिकेट नहीं, उनको नाकस कारकर्दगी पे दिया गया। मैं उनकी आप जिक्र कर रहा हूँ कि जिनको नाकस कारकर्दगी पर नूरुल अमीन मेंगल जो लाहौर के एक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल डीसीओ के तौर पर रहे, और जब वाहिद डीसीओ थे जब वो लाहौर से गए तो उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर ऐसी जगहों पर तकरीबात मुनक्कद हुई, उनको अप्रिशिएट किया गया। उनको फूड अथॉरिटी जी बिल्कुल इज़हार नापसंदगी का नोटिस जारी किया गया। उनके साथ साथ और बहुत सारे अफसरान हैं जिनको इज़हार नापसंदगी का नोटिस जारी किया गया। तो ये क्राइटेरिया हमें नहीं समझ आया नजम साहब कि किस बिना पे नूरुल अमीन मेंगल को आप शोकाज जारी कर रहे हैं, नापसंदगी का नोटिस जारी कर रहे हैं, और किस बिना पर आप डीजी एलडीए को इज़हार पसंदीदा का कर रहे हैं। अगर तो उसकी वजह कायदे सोलर पावर वाले को या स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से कौन सा पंजाब में ऐसा काम हुआ कि जिसमें हम बड़ा खुश हो। मसलन अगर डीजी एलडीए को आप इसलिए जारी कर रहे हैं कि आपके कोई बहुत ज़्यादा करीबी जो वज़ीर हैं वो उनसे उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, तो फिर तो उनको होना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं। इसी तरह अगर आप कायदे सोलर पावर के सीईओ को कर रहे हैं कि उन्होंने शायद 1 मेगावाट भी बिजली का उसमें इजाफा नहीं किया, लेकिन हो सकता है उनके पास कोई ऐसी कारकर्दगी हो, उनके पास कोई ऐसी क्वालिटी हो जो हमें या आपको मुझे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे बैठे हुए नज़र नहीं आ रही, शायद उनको नज़र आई हो और उस वजह से उनको जारी किया गया। अच्छा, मुझे एक दूसरा सवाल यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि ब्यूरोक्रेसी का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है, वो किस तरह देख रही है इन इज़हार पसंदीदगी को भी और नाक़िस कारकर्दगी पर जो इज़हार नापसंदीदगी है इसको भी? नजम साहब, ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है कि जितने भी काम करने वाले अफसर हैं वो सब जिस तरह वो कछुआ नहीं अपना सर छुपा लेता है जब तूफान आता अपने खोल के अंदर, बिल्कुल अपने खोल के अंदर छुप के बैठे हैं। इस वक्त सफारशी और दूसरा एक कल्चर है, उसके तहत धड़ल्ले से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। मसलन मैं आपको बता सकता हूँ कि लाहौर में ही एक बड़ी अहम सीट पर एक ऑफिसर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है वो वहाँ पर बैठा हुआ है और उसको कोई आज तक नहीं हिला सका, हालांकि 3 साल का मैक्सिमम पोर्शन होता है। और लाहौर में तो खैर इतना भी नहीं, किसी नहीं यहाँ पर तो सेक्रेटरी जो है 11 सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं एक महकमे के, लेकिन 4 साल से मैं अब वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब क्राइटेरिया बदल चुका है। शायद पहले क्राइटेरिया कुछ और था। आप या शुजा साहब, आप ब्यूरोक्रेसी को कवर भी करते हैं, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ब्यूरोक्रेट, आप उसको भी साल से करते चले आ रहे हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात भी हैं, ख़बरें भी आप बड़ी ब्रेक करते हैं। इस तमाम के बावजूद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्राइटेरिया क्या बिल्कुल था? नहीं है। मैं अब आपको एक क्राइटेरिया की एक और बहुत बड़ी मिसाल सुनाऊँ। पिछले मुहर्रम में 10 मुहर्रम में बहुत अच्छे इंतजाम के साथ मुहर्रम वाइंड अप होता है और उसके चंद दिन बाद डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, जिसको तारीफ़ की जा रही होती है कि जी इसने बहुत अच्छे इंतजाम किए, और जो ये तरीके लबैक थी उनका धरना भी उससे पहले जो उसके बाद आने वाली रजीम बिल्कुल नहीं रोक सकी, उसने मुज़ाकरात करके रोका था, यानी वो उससे पहले ही बाहर आना चाहते थे। मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े से जोड़ दिया, उनको हटा दिया गया। अब उनका कसूर क्या था? यानी इतना एफिशिएंट ऑफिसर जिसको आपने फिर सीपीओ रावलपिंडी लगा दिया, अगर वो नहीं था इस काबिल तो फिर क्यों अब लगाया चंद माह बाद ही आपने? मुझे खुशी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उनको हटाया गया था। आपको याद होगा कि सूबाई वजीर के भाई का मर्डर हुआ था जी शादी की तकरीब में,
वो इंक्वायरी कमेटी जब बैठी थी तो उन्होंने सादगी में बयान सीधा सीधा दे दिया जी हमें तो बताया ही नहीं गया था कि वहाँ पे वज़ीर आला साहब जा रहे हैं, तो अगर पता होता तो हम फिर पूरी बिफोर टाइम। कहा क्यों उन्होंने ऐसी बात कही इस बात पर, सिर्फ एक इतनी सी बात पर उनको हटा दिया क्योंकि गया। जिम्मेदारी ईवान वज़ीर आला पर आ रही थी, बताया नहीं गया, तो ये कोई क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर प्रोग्राम करूँ, इस पर बात करूँ। याशु साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना हूँ तशरीफ़ लाने के लिए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा सरकारी बंदा जो मेरी बात सुन रहा है तो मैं उससे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं इन तमाम अफसरान को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इनको सराहना चाहता हूँ, इनकी कारकर्दगी को सलूट करना चाहता हूँ। इतना अच्छा काम कर रहे हैं 7 अफसर। प्लीज़ कोई बंदा यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे बताए कि इन 7 के 7 अफसरान ने इन 3 बरसों में क्या अच्छा काम किया है, कौन सी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ कर दी है कि इनको तारीफ़ी इसनाद जारी की गई हैं, इनको जो है दूसरों से मुमताज़ किया गया है, इनको बेहतर करार दिया गया है। इनकी परफॉर्मेंस अवाम के लिए क्या है, सूबे के लिए क्या है, इन्होंने क्या किया, कोई बंदा आके मुझे बता दे। मैंने बहुत तहकीक की, बहुत लोगों से पूछा, मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये तरीक़ाकार है क्या। बहुत नवाजिश होगी, ब्यूरोक्रेसी को भी पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, अफसरों को पता चलेगा कि काम कैसे करना है, क्या करना है, तो उनको भी तारीफ़ी इस्नाद मिलें, वो भी आगे बढ़ें, तरक्की करें। खुदा के लिए कोई आए और बताए कि ये किस तरह किया गया है। अल्लाह हाफ़िज़।